मेघालय की रहस्यमयी वादियों में गुम हुई एक प्रेम कहानी। राजा और सोनम रघुवंशी का जो प्रेम प्रसंग था, जो शादी में बदला और फिर जो एक रहस्यमयी हत्या की गुत्थी में उलझ गया, उसमें कई सारी बातें सामने आ गई हैं। और आज मैं इस मामले में ऐसी कुछ बातें आपको बताने वाला हूं जो आपने शायद सुनी नहीं होंगी। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये भी समझेंगे कि क्या कारण है कि इन दिनों महिलाओं द्वारा की जा रही ऐसी हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कारण है कि शादीशुदा महिलाएं अपने ही पति को मार डालने पर आतुर हैं? ये पहला, दूसरा या तीसरा मामला नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं और हम लगातार ऐसी घटनाओं से दो चार हो रहे हैं। आज इस डिटेल लेक्चर में जुड़े रहिएगा हमसे लास्ट तक और समझिएगा इस घटना की बारीकियों को। और साथ ही मैंने जैसा बताया, हम बात करेंगे विमेन क्रिमिनल साइकोलॉजी पर भी। आइए शुरू करते हैं। तो 11 मई 2025 को आपको लिए चलता हूं। इंदौर में सोनम, जिनकी आयु लगभग 25 वर्ष है, और राजा रघुवंशी, जो लगभग 29 वर्ष के थे, इनकी धूमधाम से शादी होती है। प्रेम और उत्साह से भरी ये यात्रा 20 मई को उन्हें मेघालय के सोहरा यानी चिरापुंजी ले जाती है, जहां वे अपनी नई जिंदगी के सुनहरे सपने बुन रहे हैं। लेकिन 23 मई की सुबह नेंग्रियाट होम स्टे से लौटने के बाद वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। उनका मोबाइल फोन आखिरी बार उसी दिन दोपहर 1:43 पर सक्रिय मिलता है। इस घटना ने न केवल उनके परिवार वालों को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की नींव रखी जिसकी परतें अभी भी अनसुलझी हैं। सोनम और राजा की शादी एक प्रेम विवाह था, जिसमें दोनों परिवारों की रजामंदी शामिल थी। इंदौर में उनकी भव्य शादी हुई है, जिसके वीडियोज अभी लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। मेघालय को उन्होंने अपने हनीमून के लिए चुना, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे परिदृश्य और रोमांचक ट्रेकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। नेंग्रियाट डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ये एक ऐसा स्थान है जो शांति और रोमांच का अनूठा संगम प्रदान करता है। 23 मई को क्या हुआ? अगर हम इस मर्डर मिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 23 मई को ये दोनों नोंग्रियाट होम स्टे से लौटे थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने नोंग्रियाट के आंतरिक हिस्सों में ट्रेकिंग की होगी और अब वे मुख्य मार्ग या किसी अन्य रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। नोंग्रियाट से बाहर निकलने के कई रास्ते हैं, जिनमें से कुछ काफी दुर्गम और घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। दोपहर 1:43 पर उनका मोबाइल सक्रिय होना बताता है कि वे उस समय तक कम से कम नेटवर्क कवरेज वाले एरिया में तो थे। यह स्थान नोंग्रियाट से काफी दूर हो सकता है या किसी ऐसी जगह पर हो सकता है जहां मोबाइल कवरेज मिलता हो। मोबाइल की अंतिम लोकेशन से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि वे किस दिशा में बढ़ रहे थे और किस क्षेत्र में जाकर लापता हो गए। क्या ये लोकेशन किसी सड़क किनारे थी, किसी गांव के पास थी या किसी सुनसान इलाके में थी? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या वे रास्ता भटक गए थे, किसी दुर्घटना का शिकार हो गए थे या उनके साथ कोई आपराधिक घटना घट गई थी। मेघालय का इलाका घना है, दुर्गम है। इसमें कई गहरी घाटियां हैं, जंगल हैं, गुफाएं हैं। रास्ता भटकना या गिरना संभावना हो सकती है, खासकर यदि वे किसी ऑफबीट ट्रेल्स में चले गए हों। आपको बता दूं, जब ये दोनों लापता हुए तो सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही थी। कुछ का समझना था कि वो ट्रेकिंग दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, कुछ समझ रहे थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। और जब राजा की लाश मिलती है तब फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये केवल दुर्घटना थी? सोनम की लाश कहां चली गई? कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी। फिर कुछ लोगों का समझना था कि लूटपाट के इरादे से कुछ लोगों ने इनसे लूटपाट करी क्या, या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जानबूझकर हत्या की गई क्या, या स्थानीय गिरोह तो इसमें संलिप्त नहीं है। और कुछ अनदेखी शक्तियों के बारे में भी सोशल मीडिया पर बात करने लगे थे। हालांकि एक दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोक कथाएं असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट देती हैं। तो इन तरह की अटकलों के बीच एक नया खुलासा होता है। पता चलता है कि सोनम का राज कुशवाहा, जो इंदौर का निवासी है, के साथ भी प्रेम प्रसंग था। एक बात राजा की लाश मिलने के पहले पुलिस को पता चलती है कि जिस होम स्टे में ये दोनों रुके थे, सोनम वहां अपना बैग छोड़कर निकल गई थी। और उस बैग में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज पुलिस को मिली। क्या थी ये चीज? एक था सोनम का मंगलसूत्र और दूसरी थी सोने की अंगूठी, जो उसकी सगाई की अंगूठी थी। विवाह की इन निशानियों को होम स्टे में छोड़कर जाना, ये कुछ संकेत बताता है। ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ी थी। सोनम अपनी शादी से शायद खुश नहीं थी और यही रीजन है कि शादी की सबसे महत्वपूर्ण निशानियों को वो होम स्टे में छोड़कर ही चली गई। और यहां से इन्वेस्टिगेशन की सुई घूम जाती है सोनम की ओर।
उस वक्त पुलिस को यह अंदाजा था कि शादी की सबसे अहम निशानी को इस तरह छोड़ने के पीछे राजा को नापसंद करने की साइकोलॉजी हो सकती है, लेकिन तब तक जैसा मैंने बताया राजा की लाश पुलिस ने बरामद नहीं की थी। 2 जून को जब राजा की लाश बरामद होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पक्का होता है कि उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है, तो पुलिस की जांच का पूरा फोकस सोनम पर शिफ्ट हो जाता है। और सारे सबूतों को देखने के बाद पुलिस को समझ में आता है कि सोनम ने जानबूझकर मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ी थी, ताकि जब राजा की हत्या के बाद बदहवास हालत में वो घर पहुंचे, तो सभी को बता सके कि लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी और उससे उसके मंगलसूत्र और अंगूठी छीन ली। हालांकि ये सब पुलिस की अटकलें हैं। हालांकि कस्टडी में सोनम और राज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सोनम का कहना है कि राज इस हत्या का मास्टरमाइंड है और राज का कहना है कि सोनम ही हत्या की मास्टरमाइंड है। कौन है ये लोग? रिपीट कर दूं एक बार, इन किरदारों को समझ लीजिए। राज है सोनम का प्रेमी जिससे वो शादी करना चाहती है। राजा है सोनम का पति जिससे उसकी शादी हो गई थी और जो अभी मृतक है। सोनम है वो हत्यारी दुल्हन जिसने अपने पति को ही साजिश रचकर मार डाला है। क्या क्या खुलासा हुआ है अभी तक, आइए बताता हूं और आपकी आंखें फटी रह जाएंगी इन बातों को जानकर और सुनकर। तो आपको बता दूं कि अभी तक सोनम, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश और आनंद गिरफ्तार हुए हैं। ये वो लोग हैं जो हत्या में शामिल थे। अब तक उन्होंने जो बातें बताई हैं पुलिस को, उन्हें क्रॉस चेक करते हुए स्टेटमेंट दर्ज हो रहे हैं। अलग अलग स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस उन बिंदुओं को जोड़ रही है जिससे हत्या का होना साबित होता है। सोनम के पास 4 मोबाइल फोन थे, जिसमें से केवल एक ही बरामद हुआ है। 3 की खोज अभी तक जारी है और लगता है कि इन मोबाइल फोन से अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। आपको बता दूं कि पुलिस ने इन 5 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। 8 दिन की रिमांड पर मेघालय पुलिस को इन लोगों को सौंपा गया है। सभी आरोपियों को 9 जून को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। इन्हें बुधवार को मेघालय की कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने इनकी रिमांड मांगी थी। रिमांड मिलने के बाद मेघालय पुलिस आरोपियों का आमना सामना कराने के साथ सीन रिक्रिएशन कराने की ओर है। शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें सामने आई हैं। शिलोंग पुलिस का दावा है कि राज के साथ ही तीनों सुपारी किलर्स ने कबूल कर लिया है कि सोनम 22 मई को शिलोंग पहुंची थी। राजा को मारने का प्लान इसी दिन बना था। इसके लिए सोनम ने तय किया था कि वह राजा को पहाड़ पर ले जाएगी। शिलोंग पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्लान ए के मुताबिक तीनों किलर्स भी वहां मौजूद होंगे। इसी बीच सेल्फी लेने के बहाने सोनम राजा को खाई में धक्का दे देंगी, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों ने प्लान ए के बाद प्लान बी पर काम किया। इसके तहत अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाकर मार डाला गया। हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा भी हुए थे। पुलिस सूत्रों से यह भी पता चलता है कि बुधवार सुबह जब 11 बजे सोनम से पूछताछ की गई तो उसने खुद के साथ डकैती होने का दावा किया था। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, मौका वारदात से मिला रेनकोट, खून से सनी हुई शर्ट जैसे सबूत दिखाए, तो वो चीख चीख कर रोने लगी। मेघालय की डीजीपी हैं इदाशीशा नोंगरेंग। इन्होंने बताया कि सोनम सूटकेस और मंगलसूत्र सोहरा के होमस्टे पर ही छोड़ गई थी, जैसा कि मैंने बताया, और इसी से सोनम की ओर जांच की सुई घूमती है। आइए जानते हैं पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ है। तो सोमवार को सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस वहां पहुंची और यहां सोनम को गिरफ्तार कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में 15 घंटे रुकी है, 7 घंटे की गहरी नींद सोई और गाजीपुर कोर्ट ने सोनम को मेघालय पुलिस को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। इंदौर में मेघालय पुलिस ने सोमवार को ही चारों आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी इनको गिरफ्तार किया। 10 जून के दिन 5 आरोपियों को शिलोंग पुलिस अपने साथ शिलोंग ले गई। 11 जून को सभी आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और 8 दिन की रिमांड ली गई। आज थर्सडे यानी गुरुवार है और ट्यूसडे यानी मंगलवार की रात 12 बजे शिलोंग पुलिस सोनम को लेकर शिलोंग पहुंचती है। कुछ घटनाक्रम मैं बता दूं। रात को 12 बजे जब शिलोंग पुलिस सोनम को लेकर शिलोंग पहुंचती है तो 1:30 बजे सोनम का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। रात को 3:45 पे पुलिस सोनम को लेकर सदर थाना पहुंचती है। बुधवार यानी कल सुबह 10:30 बजे इंदौर से पकड़ाए चारों आरोपी राज, विशाल, आकाश और आनंद ये भी पुलिस के साथ शिलोंग पहुंचते हैं। कल सुबह 11 बजे शिलोंग के सदर थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है। स्थानीय लोग राजा हत्याकांड के आरोपियों को देखना चाहते थे। बुधवार सुबह 11 बजे इंदौर में राज कुशवाहा की बहन ने कहा, मेरा भाई बेकसूर है। दोपहर 12 बजे मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम शिलोंग के सदर थाना पहुंचती है। बुधवार दोपहर 12:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आता है। ये मध्य प्रदेश के सीएम है। ये कहते हैं कि घटना बहुत दर्दनाक है और मैं इससे आहत हूं।
दोपहर 1 बजे राजा रघुवंशी के भाई सचिन कहते हैं कि मैं मेघालय सरकार से माफी मांगना चाहता हूं। दोपहर 1:36 पर राजा रघुवंशी की मां उमा कहती हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। ये सब मीडिया में बातें आ रही हैं जो मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। दोपहर 2 बजे पहली बार मीडिया के सामने राजा के पिता आते हैं। वो कहते हैं कि सोनम से सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए और अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोपहर 2:33 पे सोनम के भाई विपिन का बयान आता है। वो कहता है कि सोनम को सजाए मौत मिलनी चाहिए। दोपहर 2:41 पे राजा की मां का बयान आता है। वो कहती है अगर सोनम के मन में कुछ था तो वो बता देती। शाम 5:10 पे पुलिस सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर सदर थाने से कोर्ट के लिए जाती है। शाम 6 बजे शिलोंग पुलिस आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंचती है। शाम 6:30 पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिमांड पर दे दिया। ये घटना है कल शाम की। बुधवार शाम 6:30 पे पांचों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। 8 दिन की रिमांड है और रिमांड पर उनसे पूछताछ होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाते जाते एक बात और कह दूं, समाज में महिला और पुरुष ये दो समाज के पंख हैं ऐसा माना जाता है। 2018 में थर्ड जेंडर यानी कि तृतीय लिंगी को भी सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर की मान्यता दे दी। कुल मिला के 3 जेंडर अब हैं। थर्ड जेंडर हमेशा हाशिए पर रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटी में आते हैं। वहीं महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर है। समाज हमेशा से ये मानता रहा है कि पुरुष जो है वो आदतन अपराधी होता है और महिलाएं मासूम होती हैं। जबकि मैं लगातार ये बात कहता रहता हूं, लगातार मैं इस पर लिखता भी रहा हूं कि महिला और पुरुष ये दोनों में से कौन अपराधी प्रवृत्ति का है। इस ये सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है कि किसके पास पावर है। जिसके पास पावर होगा, जिसके पक्ष में कानून होगा, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होंगे, साइकोलॉजी कहती है कि बहुत संभावना है कि वो कमजोर को परेशान करे, कमजोर का शोषण करे। लंबे समय तक कानून पुरुषों के फेवर में था। समाज पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। यही कारण है कि हमको लगातार घटनाएं देखने को मिलती रही जहां पुरुष महिला का शोषण कर रहा है या अपराधी पुरुष पीड़ित महिला है। लेकिन अब ये शिफ्ट होता जा रहा है। पावर शिफ्ट हो गया है महिलाओं की ओर। कानून पूरी तरह महिलाओं के पक्ष में है। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात ही कर रहे हैं। मतलब पावर, शक्ति ज्यादा महिलाओं के हाथों में आती दिखाई पड़ रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में जिसका नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कह दिया था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है और ऐसी शादीशुदा महिला किसी और से प्रेम करती है, किसी और पुरुष से प्रेम करती है, इतना ही नहीं, अगर किसी और से शारीरिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है, तो उसकी लैंगिक स्वायत्तता है। और ये इसका बेसिक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 में एनश्राइंड है। शादीशुदा महिला अपने पति की संपत्ति नहीं है, ना ही इसके गुलाम है। और उसकी लैंगिक स्वतंत्रता यानी जो सेक्सुअल उसका जो प्रेफरेंस है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उसको इसकी स्वतंत्रता है। मतलब ये कि कोई महिला जिसकी शादी हो गई है, किसी और पुरुष के साथ अगर शारीरिक संबंध में भी है, तो ये कोई अपराध नहीं है। पुरुष ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? महिला को डिवोर्स दे सकता है। ये हमारे देश का कानून है। और क्योंकि कानून पूरा महिलाओं के पक्ष में है, पावर उनके पास आता दिखाई पड़ रहा है, विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, इसीलिए आपको घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं कि क्यों महिलाएं पुरुषों के खिलाफ इस तरह के जघन्य हत्याकांडों को अंजाम दे रही हैं। मैं बता दूं कि भारतीय समाज हमेशा से महिला को देवी के रूप में देखता आया है, सृजनकर्ता के रूप में देखता आया है, महिलाओं के सम्मान, नारी सम्मान की बात करता आया है। और ऐसे में महिलाओं के द्वारा इस तरह के जघन्य हत्याकांडों को अंजाम देना, ये समाज को झकझोरने वाला है, शॉक करने वाला है। 8 दिन की रिमांड में जो कुछ भी बात आती है, हम लेकर आएंगे आप तक। जुड़े रहना है आपको अपने इस फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। और आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़कर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों महिलाएं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।